अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @AIMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इंग्लिश 201 यानी ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। तो अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी इंग्लिश 201 पढ़ने वाले हैं, उन तक ये लेक्चर सीरीज़ पहुंच सके और इससे आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा और हमें भी आपकी फेवर मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास जो इंग्लिश 201 है, दरअसल वो है क्या। इंट्रोडक्शन करते हैं इंग्लिश 201 का। तो इंग्लिश 201 जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया बैचलर के बच्चों के जो है ना वो कोर्स है, जो भी BS करते हैं उनके लिए कोर्स है, जिसका मुकम्मल नाम है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। ठीक है, इसमें इस कोर्स में क्या होता है कि बच्चों को अपनी जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं, उनको दुरुस्त करने में, उनको इम्प्रूव करने में जो है ना वो मदद दी जाती है, उनको इम्प्रूव करने में मदद दी जाती है। तो इसके जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तो बिज़नेस और जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है इसके बारे में इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दी फर्स्ट लेक्चर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। इट एक्सप्लेन हाउ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन help individual achieve their goals and objects and how poor communication skill are hinder their progress। कहता है कि इस फर्स्ट लेक्चर में हम जानते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, जो राइटिंग है, जो इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बिज़नेस वर्ल्ड में वो कितनी ज़्यादा है। मतलब ये एक बिज़नेस वर्ल्ड है, आपने कहीं पर बिज़नेस करने जाना है, किसी मुल्क में, कहीं दुनिया में कहीं भी बिज़नेस करने जाना है, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ आप जो कम्युनिकेट करते हैं वो कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप जो है ना वो बहुत सारे अपने गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, चाहे वो राइटिंग के तौर पर है, चाहे वो ओरली है यानी बोल के है, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। यानी अगर कोई अच्छा लिखता है और कोई अच्छा बोलता है तो वो जिस मकसद के लिए गया है यानी बिज़नेस के लिहाज से, तो वो वहाँ पर जाके अपना लोहा मनवा सकता है। और अगर जिसे बोलने का नहीं पता, जिसे लिखने का नहीं पता, वो क्या किसी को जाके अपने इजहार का प्रेजेंट करेगा। तो कम्युनिकेशन की हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। पहली जो है वो राइटिंग कम्युनिकेशन है और दूसरी हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है। राइटिंग कम्युनिकेशन क्या होती है, किसी के साथ लिख के जो है ना वो कम्युनिकेट करना, और ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है ना वो किसी को प्रेजेंट कुछ करना बोल के अपने अल्फाज में। तो रिटन कम्युनिकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि इट विल कवर प्लानिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइलेटिक इश्यूज। The students will learn to write memos, letters, proposals, short and long reports, and procedure and policy documents. Moreover, the student will learn to simplify complex information through editing and revising for enhancing their ability to create powerful documents to sell their ideas। कहते हैं इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको एडिट करता है एक स्टूडेंट, एक मतलब कि स्टूडेंट जो रिटन कम्युनिकेट करना चाह रहा है किसी मतलब कि अगर आपको कहा गया है कि किसी भी चीज़ पर मजमून लिखें तो आपने मजमून मुझे लिख के देना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आप क्या ऐसी चीज़ करेंगे, क्या ऐसी चीज़ करेंगे कि मुझे आपकी समझ भी आए, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकें कि सर हमने ये चीज़ लिखी है, इस तरह से लिखी है, आसान लफ्ज़ों में हो और बेहतरीन जो है ना उसे एनहेंस किया हो, ताकि जितना भी आपने मुझे डाटा दिया है वो मैं अच्छे तरह से उसे एनालाइज कर सकूं। तो इसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। या आम अल्फाज में कह लें कि लिख के किसी के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करना, अपने ख्यालात का इजहार करना लिख के, तो उसे रिटन कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अब हम आते हैं जी ओरल कम्युनिकेशन में। तो ओरल कम्युनिकेशन में जो है ना वो जो ओरल कम्युनिकेशन होगा वो
कवर करेगा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ग्रुप बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिव इफेक्टिव मीटिंग्स। कहता है कि ओरल कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे, जो ओरल कम्युनिकेशन वाला सेक्शन होगा, सबसे पहला सेक्शन तो ये हो गया ना रिटन कम्युनिकेशन वाला। आगे जो है ओरल कम्युनिकेशन वाला आएगा, जिसमें हम एग्जीक्यूशन करेंगे अपने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की, और उसके अलावा जो ग्रुप बिहेवियर, हम ग्रुप में कैसे रहेंगे, हम प्लानिंग कैसे करेंगे अपनी, और अगर किसी के साथ मीट करना है तो किस तरह से वो इफ़ेक्टिव मीट का शक्ल लेगी, मतलब किसी के साथ हम मीट करना चाहते हैं तो किस तरह से बोलचाल होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं बिजनेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन की। तो लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प टू अ पर्सन आइडेंटिफाई डिफरेंट रूल्स एट वर्क प्लेस। फॉर इंस्टेंस विल नीड टू आइडेंटिफाई your two rules at work. As a specialist, you will need to generate ideas which will be potentially useful, and secondly you will need to share the result of your ideas with co-workers and customers। कहता है कि ये जो आइडियाज़ होते हैं, आप जो इसमें जो इम्पोर्टेंस है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में, आपके पास दो फ़ायदे हैं इसके। मसलन दो तरीके से होती है, दो रूल्स हैं इसके, अगर आपने इसकी इम्पोर्टेंस लेनी है, इसका मज़ा उठाना है। तो सबसे पहला रूल है कि आप कोई ना कोई आइडिया जनरेट करें, कोई ना कोई ख्याली पुलाव पकाएं किसी भी चीज़ के बारे में, और फिर उस आइडिया को जो कंज्यूमर है उस तक कम्युनिकेट करें, उस तक पहुंचाएं। ठीक है जी। तो दो आइडियाज़ पर अमल करके आप बिज़नेस कर सकते हैं, और इसे बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अब इन चीज़ों में पर्सनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? पर्सनल बेनिफिट होते हैं रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज़। आपको जाना मसलन लोग प्रेज़ करते हैं, आपकी तारीफ़ करती हैं, रेजिज़ एंड प्रमोशन। अगर आप अच्छा लिखते हैं और अच्छा बोलते अच्छा लिख के किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो आपको तीन तरह से फ़ायदे होते हैं। ठीक है जी, वो मैंने लिख दी हैं। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन विद द अपर मैनेजमेंट इज़ नॉट फिजिबल। In such a company, your memos, reports and other writings may be only evidence। कहता हो सकता है कि आप जो अपर मैनेजमेंट है, यानी जो आपसे ऊपर मैनेजमेंट है, अगर आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो फिजिबल ना हो। लेकिन अगर आप अच्छा लिखते हैं, आप क्या करते हैं, रिपोर्ट्स अच्छी बनाती हैं, मेमोज अच्छे बनाते हैं, और दूसरी तरह की राइटिंग्स अच्छे बनाते हैं, तो वो आपका एक एविडेंस बन जाता है कि ये बंदा अपने काम में माहिर है, ये जो भी काम कर रहा है उसके बारे में अच्छा लिख रहा है। अगर आप मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि एज आ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट की सारी खूबियाँ लिखते हैं, सारा मतलब भी उसका हिसाब किताब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो वो बात जो ऊपर वाले बैठे होंगे वो भी देख के आपका काम आपको सराहेंगे, आपका प्रमोशन होगा, आप जो है ना आपकी जगह रेज होगी। तो इन तीनों चीज़ों का यही मतलब है। अब सर्वे के मुताबिक रिटन कम्युनिकेशन के बारे में लोगों को पूछा गया कि राइटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंजीनियर ऑफ डिस्टिंक्शन थे, उनसे जो है ना वो स्टूडेंट थे, उनसे पूछा गया कि बताएं जी ये क्या चीज़, मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, इनके बारे में बताएं कि आपको क्या लगता है कि राइटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने डिफरेंट, हर बंदे ने अपनी डिफरेंट तरीके से ओपिनियन दिया, वो मैं आपको ग्राफ के ज़रिए यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। ज़्यादातर नेगेटिव जो थे वो सिर्फ 5% थे। ठीक है जी। उसके बाद मिनिमम जिन्होंने कहा कि राइटिंग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वो हैं जिन्होंने कहा राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि राइटिंग थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ जो है वो 7% थे। जिन्होंने कहा हाँ कुछ हद तक राइटिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखती है, वो जो है ना वो तकरीबन 30% थे। और जिन्होंने कहा कि जी जी जो है ना वो राइटिंग अच्छा अपना इम्पैक्ट रखती है, यानी 68% या 67% या 72% अच्छा इम्पैक्ट रखती है राइटिंग, तो वो तकरीबन जो है वो हमारे पास 47% बंदे थे। और जिन्होंने कहा जी हमारे पास जो राइटिंग है ना वो किसी भी वर्क में, फाइनेंशियल वर्क में, किसी भी बिज़नेस में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, तो वो बंदे जो थे वो 70% के करीब थे। तो आप इस ग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं पर्पज़ ऑफ राइटिंग। राइटिंग के पर्पज़ क्या हैं, और इसके अलावा हम एडवांटेजेस भी देखेंगे जो है ना वो एक्स्ट्रा राइटिंग के,
सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास राइटिंग के क्या थे पर्पस। स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास जो पर्पस था वो कम्युनिकेट करना था एजुकेशनल पर्पस के लिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप कहते हैं कि यू विल कम्युनिकेट फॉर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी आप इंस्ट्रूमेंटल यानी इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे अपने मतलब कि अपने जो है ना फाइनेंशियल तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं अपने जो है ना फोकस करेंगे अपने लाइफ पर, अपने फ्यूचर पर। तो इंस्ट्रूमेंट प्रोफेशनली आप जो है ना वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसके अलावा योर आइम इज़ टू शो हाउ मच यू नाउ। आप अगर लिख रहे हैं इलामा इकबाल के बारे में तो आपका एम क्या था कि मैं इलामा इकबाल के बारे में कितना जानता हूँ, इस तरह से आप करते थे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो आप शुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन योर रीडर्स नीड। कहता है कि आपको सिर्फ उतनी कम्युनिकेट करना है रिटर्न फॉर्म में जितना कि जो रीडर है उसको चाहिए। यानी आप लीव दे रहे हैं तो आपको बस उतना ही लिखना है जितना उसे पढ़ना होगा, ठीक है, जिसे उस जितना उसे ज़रूरत है पढ़ने की, या जितना आपने लिखना है। इस तरह से आप क्या करते हैं कि वो ही इन्फॉर्मेशन देते हैं रीडर को प्रोफेशनल लाइफ में जो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसका जो है ना वो क्या नुकसान होता है, डिक्रीज़ एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ फ्रस्ट्रेशन। यानी आप जो रीडर है ना उसकी फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है कि भाई इसने लिखा क्या है। एक तो आपके लिखने की इफ़िशेंसी कम हो जाती है, यानी आप अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते, और दूसरा इंक्रीज़ वो जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है फ्रस्ट्रेशन के, जो है परेशानी इंक्रीज़ हो जाती है, रीडर अच्छे से रीड नहीं कर पाता। और ऑडियंस के बारे में देखते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में ऑडियंस जो है ना वो सिर्फ टीचर होता है जिसने आपका होमवर्क चेक करना होता है या फिर आपका काम चेक करना होता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो हमारे पास ऑडियंस जो है ना वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म के होते हैं। हर एक की नेचर अपनी होती है और अलग अलग जगह के होते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड रखते हैं। इसके अलावा दे विल मेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। वो अपने तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। और द काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंसर्न दे विल ब्रिंग टू योर प्रेजेंटेशन के जो प्रोफेशन है आपका उसके मुताबिक उसे देखते हैं, और जो उनका पर्सनल कंसर्न है उस राइटिंग के बारे में उसके मुताबिक उसे जांचते हैं। जैसे कि तज्जिया नगार न्यूज़ पे किसी भी चीज़ पे तबसरा कर रहे होते हैं तो वो अपने मुताबिक तबसरा कर रहे होते हैं, टॉपिक एक ही होता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट देना, फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस, बिजनेस लेटर्स एंड मेमोज। तो आपने साथ साथ डेफिनेशन देखते जाना है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच ऑन दी जॉब कम्युनिकेशन एज इट्स ओन कन्वेंशन के हमारे पास जो है ना ऑन दी जॉब हर तरह की कम्युनिकेशन अपनी कन्वेंशन रखती है, ठीक है जी। इसके अलावा हम जाते हैं पर्पज़ ऑफ राइटिंग। राइटिंग के पर्पज़ क्या है स्टूडेंट लाइफ में, और फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं। यू कम्युनिकेट ओनली बिलोंग्स टू यू, कि आप जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी लिए। यानी आपने अगर किसी को टेस्ट चेक करवाना है तो ये मुझे पता होगा जी इस स्टूडेंट का ये टेस्ट है, तो आप किसके लिए लिख रहे हैं, वो अपने लिए लिख रहे हैं, या फिर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वो पता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये आप इसलिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन जब आप कंपनी में बैठ के लिखते हैं, किसी भी कंपनी में बैठ के लिखते हैं तो आपका थोड़ा बहुत हाथ माना जाता है कि इस बंदे ने लिखा है, नहीं तो आता। अब जैसे डॉन न्यूज़ में लोग जो आर्टिकल लिखते हैं तो थोड़ा बहुत पार्टली उसके बारे में लिखा जाता है कि इस बंदे ने लिखा है, लेकिन ज़्यादातर आप क्या कहते हैं कि ये डॉन न्यूज़ की तरफ से आया है, कंपनी की तरफ से आया है, ठीक है जी। कंपनी नहीं कह सकते लेकिन आप कह सकते हैं कि वो डॉन न्यूज़ की तरफ से आया है, ये ज़्यादातर नहीं देखा जाता। यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, फाइनल वर्जन कैन बी सर्टिफाइड टू ओनली वन इंडिविजुअल, कि जिसने लिखा है दो फाइनल वर्जन होता है उसका जितना भी लिखा हुआ है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पर जाके रुकता है जो कि एक स्टूडेंट है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जितनी भी प्रपोजल होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उनको सर्टिफाइड नहीं किया जाता, एक्रीडिटेड नहीं किया जाता कि ये उसी बंदे पर आके रुकेगा कि जी इसी बंदे ने लिखा है। उसमें सबका हाथ होता है, जितनी भी कम्युनिटी होती है, जितनी भी कमेटीज़ होती हैं, सबके बारे में कहा जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ इनके अंदर काम कर रहे थे उन एम्प्लॉय में से एक ने लिखा है। तो इंडिविजुअली आके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी राइटिंग को आप पर नहीं लागू किया जाता, ठीक है जी।
अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास जो जो मैंने लिखा है सबकी नज़र मेरी तरफ जाए कि इस बंदे ने ये काम किया है, ठीक है, यानी खलीलुर रहमान ने एक नज़म लिखी है तो सबकी नज़र जाए जी उसने ये डॉन न्यूज़ में एक नज़म डाल दी है तो सब कहें जी ये खलीलुर रहमान की नज़म है, यानी इंडिविजुअल पर अगर नज़र दौड़ानी है तो कैसे? थिंक अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई। कहता है कि अगर आप पीपल के साथ पीपल के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप ये भी देखें कि वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। थिंक अबाउट द वेज यू वांट टू अफेक्ट दैम, और उतने तरीके ढूंढे कि आप उनको कितना अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। थिंक अबाउट द वेज दे विल रिएक्ट टू व्हाट यू हैव टू से। कहता है ये भी देखें कि अगर आप ये कह रहे हैं तो उस पर वो कैसा रिएक्शन देंगे। थिंक अबाउट दैम एज इफ़ दे वर राइट देयर इन द फ्रंट ऑफ यू व्हील यू टॉक टुगेदर। द कम्युनिकेशन मस्ट अफेक्ट इन स्पेसिफिक वेज द इंडिविजुअल यू आर एड्रेसिंग। कहते हैं इस तरह की हम कम्युनिकेशन करके हम जो है ना इफ़ेक्ट कर सकते हैं लोगों को कि आप उनसे एड्रेस कर सकते हैं, आप एड्रेस कर रहे हैं उनसे, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं तो आपने जो चीज़ें किसी भी चीज़ जो राइटिंग लिखनी है उसको लिखने से पहले कुछ चीज़ें मद्देनज़र रख लेनी है, जहन में रख लेनी है। रीडर्स क्रिएट मीनिंग, जो रीडर होता है वो मीनिंग क्रिएट करता है अपने लिहाज से, ठीक है जी। मतलब कि उसने अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है तो वो अपने लिहाज से सोचेगा, ठीक है। रीडर्स रिस्पॉन्स एट शार्पन्ड बाय सिचुएशन। कहता है कि हो सकता है रीडर जो बैठा हो अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो है ना वो सारे तवक्कात लेता हो या फिर वो सोच लेता हो, उसके मुताबिक ही वो रिएक्शन करेगा। रीडर रिएक्ट्स ऑन अ मोमेंट बाय मोमेंट बेसिस। कहता है कि जैसे जैसे वो पढ़ेगा मोमेंट बाय मोमेंट वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आप लिखें कैसे। आप ट्रेजिडी वाला लिखते हैं, आप सैडनेस वाला लिखते हैं, आप हैप्पीली लिखते हैं या फिर आप फ़नी लिखते हैं, जैसा भी लिखते हैं आप रीडर को भी जहन में रखेंगे कि रीडर पढ़ रहा है तो वो इसका मीनिंग क्या लेगा, इसके इसके ऊपर वो क्या रिस्पॉन्स देगा, इसके ऊपर रिएक्शन क्या देगा, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की हमारा जो लेक्चर है, और यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फर्स्ट लेक्चर था और थोड़ी एजिटेशन हुई होगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है ना वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये हमारा शॉर्ट लेक्चर था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये ही हमारा जो है ना इम्पोर्टेंट तरीन जो इसमें पॉइंट्स थे वो मैंने बताए हैं, और इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लें। इसके अलावा बुक रीडिंग करें, बुक से भी देखें अच्छी तरह से, और मेरे लेक्चर सुनते रहें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।